चलिए स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं। अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plate have large area and the distance between them is d. Capacitor is connected to a battery of voltage V as shown. ठीक है, नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय डिस्टेंस d अपार्ट। यहाँ पर d और इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशंस। ठीक है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक का विड्थ वही रखा। अपने से क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड बाय, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चेक करनी है। कैपेसिटेंस के बारे में बात की है, वोल्टेज के अक्रॉस बात करिए, वर्क डन के बारे में बात करिए। चलो अपन देखते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो अगर अपन इसके कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस अगर अपन देखें तो इसमें जब अपने पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखी हुई हो तो आप कैपेसिटेंस की बात कर सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक अपन बना देते हैं, ठीक है। तो इसके कैपेसिटेंस में यहाँ एक कैपेसिटर बनेगा, ये कैपेसिटर बनेगा, ये कैपेसिटर बनेगा, सारे कैपेसिटर सीरीज में होंगे। तो C कैन बी रिटर्न एज इस केस में आपको फॉर्मूला याद होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फानाइट। जितनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उनको सबको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अपन डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि अपन देखें तो पहले केस में, केस 1 में क्या था, केस 1 के अंदर आपका प्लेट्स बिटवीन डाइलेक्ट्रिक वॉज, मतलब प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ये सब बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल्ड था। तो इसका मतलब केस 1 में कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय K, या न्यू कह सकते हैं अपन, इसको अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज द कैपेसिटेंस इन केस 1। अगर अपन केस 2 की बात करें तो केस 2 के अंदर यदि अपन देखेंगे तो हाफ ऑफ द पोर्शन, उसमें यदि देखेंगे तो D डिस्टेंस में आपके पास डाइलेक्ट्रिक है एंड 2D वाज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो बाकी D डिस्टेंस के अंदर एयर है। तो इसका मतलब C2 का वैल्यू यदि अपन देखेंगे तो C2 का वैल्यू हो जाना चाहिए एप्सिलॉन नॉट A बाय, ठीक है, D डिवाइडेड बाय एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1 एंड D डिवाइडेड बाय K, डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाज K गिवन था उसके अंदर। तो यदि हम यहां से देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K प्लस 1। वेयर यदि अपन इसमें देखें तो K E नॉट A बाय D वॉज इनिशियल कैपेसिटेंस, मतलब C1 जब कंप्लीटली फिल्ड था, जब अपन ने प्लेट्स को पुल्ड अपार्ट नहीं किया तब की अपन बात करें तो वो K E नॉट A बाय D था। अगर इस कंडीशन में यदि अपन देखेंगे तो यू कैन से दैट कि इनिशियल C का K प्लस 1 टाइम्स इसका डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो इसका मतलब अगर अपन देखें पिछले ऑप्शंस पे यदि अपन जाएं तो इसमें लिखा है कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 1 अपॉन K प्लस 1। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बी अपने लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख सकते हैं, अपना जो कैपेसिटेंस है वो 1 अपॉन K प्लस 1 ऑफ K C इनिशियल आ गया, इसलिए अपना बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वोल्टेज बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K प्लस 1। इसको तो अपने को चेक करने की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज बैटरी वॉज कनेक्टेड। दोनों डायग्राम में आपके बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। और अगर बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसकी प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस इज V और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट C इज रॉन्ग। अब अपन बात करें वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कैपेसिटेंस है वो 1 अपॉन K प्लस 1 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि अपन देखेंगे तो जो चार्ज आया होगा, क्योंकि बैटरी वॉज कनेक्टेड, तो बैटरी वॉज कनेक्टेड, तो इसका मतलब अपन चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी इनिशियल कैपेसिटेंस का 1 बाय K टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब Q नॉट अपॉन K प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। रीजन बीइंग चार्ज इज C इंटू V।
तो आपने बोला बैटरी कनेक्टेड है तो V इज सेम, लेकिन C का वैल्यू 1/k+1 हो गया है, तो अगर इसकी प्लेट पे चार्ज Q था तो नया चार्ज Q/k+1 आ जाएगा। सम ऑफ द चार्ज विल फ्लो इनसाइड द बैटरी, या वर्क इज डन ऑन द बैटरी। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज सिग्मा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2E0 होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2E0 होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन E0। तो इसका मतलब ये बोला जा सकता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही सही। तो जिस तरह से चार्ज रिड्यूस हुआ होगा उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करनी चाहिए। तो यदि हम इस स्पेस में देखेंगे तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 1/k+1 टाइम्स हो गया, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना चाहिए वो, अगर यहाँ का Q/A था तो यहाँ Q/k+1/A हो गया। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ E air डिवाइडेड बाय 1/k। ठीक है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k। तो यदि यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये 1/k × k+1 आ जाएगा। तो अगर अपन अब अपने ऑप्शन पे जाते हैं तो इसने 2k लिखा हुआ है, 2k लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो अपनी 1/k × k+1 फैक्टर टाइम्स चेंज हो रही है। ठीक है, रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 1/k × k+1। ठीक है, चलो अब देखते हैं वोल्ट C अपन ने पहले ही काट दिया। अब अपन वर्क डन की बात करते हैं। यदि वर्क डन की बात करेंगे, व्हेन प्लेट्स आर पुल्ड स्लोली अपार्ट यू कैन राइट इट U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी U फाइनल प्लस वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब यदि अपन देखेंगे तो इनिशियल एनर्जी जो है, तो इनिशियल एनर्जी अपनी कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है, या इनिशियल एनर्जी को अपन बोल सकते हैं E0A/d को यदि मैं C ले लूँ तो इट कैन बी रिटन एज K टाइम्स ऑफ C0, और नई एनर्जी जो हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी KC0 डिवाइडेड बाय KC0 अपॉन k+1। अब अपन U इनिशियल की बात करें तो U इनिशियल कैन बी रिटन एज हाफ C इनिशियल दैट इज KC0 V² प्लस वर्क डन बाय बैटरी, इट विल बी Q इनिशियल Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इंटू V, और U फाइनल इट विल बी हाफ K टाइम्स ऑफ C0 अपॉन k+1 इंटू V²। अब यदि हम यहां से देखें तो इसका यहां पर ये वाला जो टर्म आ रहा है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल में भी K का फैक्टर आ रहा होगा, वोल्टेज तो अपना कांस्टेंट है, और अपना हाफ CV² यदि अपन कॉमन निकाल रहे हैं तो यहां से अपने पास टर्म आ जाएगा हाफ CV0 का स्क्वायर इंटू K माइनस ऑफ K अपॉन k+1। ठीक है, K भी अपन बाहर ले लेते हैं तो इट विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन k+1। तो यदि k+1 -1 किया तो K अपॉन k+1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया K² CV² बाय 2 इंटू k+1। सिमिलरली यहां पर चार्ज फ्लो की बात करें तो चार्ज इज फ्लोन ऑन द बैटरी, वर्क इज डन ऑन द बैटरी, बाय द बैटरी नहीं हुआ, वर्क जो है वो बैटरी के ऊपर हुआ है, तो इसका ये साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q फाइनल माइनस Q इनिशियल की बात करें
तो इसका मतलब अपन पहले लिख सकते थे के सी नॉट वी वॉज द क्यू इनिशियल, और क्यू फाइनल की यदि अपन बात करेंगे तो इट विल बी के सी नॉट वी अपॉन के प्लस 1। तो इसका मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल की यदि अपन बात करेंगे तो इसका मतलब अपन के सी नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, के सी नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इट विल बी 1 अपॉन के प्लस 1 माइनस ऑफ 1 क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करूंगा तो इसका मतलब यहां से ही आ जाएगा माइनस ऑफ के सी नॉट वी नॉट अपॉन के प्लस 1। अब देखिए यदि अपन यहां पर रखेंगे तो इसको अपन v से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 2 का फैक्टर आ रहा है और यहां पर ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब वर्क डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। लिख देता हूं यहां पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला टर्म अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 इंटू के सी नॉट वी नॉट अपॉन के प्लस 1। मतलब के का फैक्टर क्लियरली दिख रहा है। अगर के का फैक्टर क्लियरली दिख रहा है तो आपने बोला वर्क डन इन दी प्रोसेस डज नॉट डिपेंड, तो डज नॉट डिपेंड का मतलब आपने बोला डिपेंड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, इसलिए ये वाला आंसर भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, लेकिन यदि वैसे भी अपन देखें तो देखिए सी ऑप्शन को आप वैसे ही हटा सकते थे, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बैटरी में वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, और हमें मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर आपका जो मटेरियल है उसके डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो आएगा वो आपका वर्क डिपेंड करेगा, क्योंकि के सी नॉट जो भी टर्म आएगा उसके अंदर के वाली टर्म जरूर आएगी कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है, और या तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क तो कुछ करना ही है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन को भी अपन हटा सकते थे और ए ऑप्शन को अपन आसानी से चेक कर सकते थे, तो थोड़ा सा इसको फास्ट भी किया जा सकता था और आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो E1 का वैल्यू अपने को 12 वोल्ट दिया हुआ है, E2 का वैल्यू अपने को 6 वोल्ट दिया हुआ है, और सारे रजिस्टर जो हैं ये 1 ओम रजिस्टेंस के हैं। अगर सारे रजिस्टर 1 ओम रजिस्टेंस के हैं तो इसका मतलब ये वाला सर्किट जो है ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट। जैसा ऊपर का सर्किट है वैसा ही नीचे का सर्किट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस R5 के अक्रॉस आना चाहिए वही पोटेंशियल डिफरेंस R6 के अलॉन्ग भी आना चाहिए। इसका लग यदि इसका पोटेंशियल 1 है, इसका पोटेंशियल 2 है, तो पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 3। तो इनका और इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका मतलब यदि अपन इसको फोल्ड कर दें, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यदि R6 और R5 को पैरेलल में लिख देंगे, R4 और R2 को पैरेलल में लिख देंगे, और सिमिलरली R7 और R8 को पैरेलल में लिख देंगे। यदि अपन यहाँ से देखते हैं तो यदि इस जगह से अपन देखेंगे तो अपने लिए अब ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 12 वोल्ट का बैटरी, ये 6 वोल्ट का बैटरी, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस आगे होंगे। तो 1 और 1 का पैरेलल यदि सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ भी अपने पास एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया होगा। तो 1 और 1 का यदि अपन देखेंगे तो 1/2 का रेजिस्टेंस, और ये भी अपने पास एक और रेजिस्टेंस आ गया होगा जो 1/2 का हो गया होगा। देखते हैं दोबारा, यदि इसके ऊपर तो R7 और R8 आपके पैरेलल में आ जाएंगे, R7 और R8 पैरेलल में आ जाएंगे तो 1/2 इनका हो जाएगा। R2 और R4 पैरेलल में आ जाएंगे फोल्ड करते ही तो ये 1/2 हो जाएगा, और R5 और R6 भी अपने पैरेलल में आ जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अपने लिए ये सर्किट अब इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ का करंट यदि I1 ले लेते हैं, इस जगह स्प्लिट हो जाएगा तो ये करंट I2 ले लेते हैं, इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2 हो जाएगा। ये I2 करंट इधर आएगा, यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है तो इस जगह से I1 करंट आना चाहिए और दोबारा इस जगह करंट अपने पास I1 हो जाना चाहिए। ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। अब अपन KVL लगाते हैं। बाय KVL
इन ए बी सी ए बी सी ए में केवीएल लगा रहा हूं, तो बैटरी के सेकंड टर्मिनल पे जा रहा हूं तो +6, इस जगह करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -1/2 टाइम्स ऑफ I2, 1/2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा, सही है। करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, करंट के अपोजिट जा रहा हूं, करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो 1 - 2, करंट के अपोजिट हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्लस साइन यूज किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2, रेजिस्टेंस 1/2 था तो I इंटू आर किया तो I1 - I2 इंटू 1/2 कर दिया। यदि अपन यहां से देखेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वापस -I2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो +6 -1/2 I2 यहाँ पर, -1/2 I2 यहाँ पर और -I2 यहाँ पर, तो इट विल बी -2I2 प्लस I1, ठीक है, बाय 2, विच कैन बी रिटर्न एज 0 इज इक्वल्स टू 0, विच कैन बी रिटर्न एज 4I2 माइनस ऑफ 4I2, ठीक है, माइनस ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 12। ये इधर गया तो 4I2 प्लस हो गया, I1 नेगेटिव हो गया, ये अपने पास इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली केवीएल लगाता हूं अब मैं, अब केवीएल लगा रहा हूं मैं ए सी डी और ए में, तो इसका लग यहाँ से बैटरी के सेकंड टर्मिनल पे या पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं तो +12, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए अपने को क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए। माइनस हो गया I1 माइनस I2 बाय 2, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं दोबारा, इसलिए दोबारा माइनस ऑफ I1 बाय 2, और करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हैं इसलिए माइनस ऑफ I1, इसमें हमेशा करंट की डायरेक्शन में चले हैं अपन, तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखेंगे तो I1/2 इसका, I1/2 इसका, तो इसका लग 12, ये भी I1/2 और इसका भी I1/2 और एक आए, तो इसका लग ये अपने पास हो गया होगा 2 टाइम्स ऑफ I1, I1/2 1/2 प्लस 1/2 1, 1 + 1 2, ठीक है, माइनस ऑफ I2/2, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा I2/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ, इधर जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है, माइनस ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 24। एक बात चेक कर लें, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन 2 होगी। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 16, तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स ऑफ I1, 15 टाइम्स ऑफ I1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका लग ये हो गया होगा 96, ठीक है, 96 प्लस 12, ठीक है, 4 16 8 96, तो I1 इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 108 डिवाइडेड बाय 15। यदि हम यहां से देखेंगे तो I1 जो हो गया वो मैंने इसमें माना था, 108 डिवाइडेड बाय 15 यदि अपन देख रहे हैं तो इट इज नियरली 7.2, तो 7.2 I1 का वैल्यू आ गया। I1 का वैल्यू 7.2 का मतलब हो गया, I1 का वैल्यू 7.2 का मतलब हो गया, I1 मैंने इसमें माना था तो इसका मतलब 7.2 एम्पियर करंट यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है R1 के अंदर 7.2, मतलब A इज द करेक्ट आंसर। यदि A करेक्ट आंसर है, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। 7.2, अगर मैं यहाँ 7.2 डाल देता हूं तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 19.2 एंड I2, तो I2 इज इक्वल्स टू 19.2 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16 और 4.8, तो 4.8 इज द वैल्यू ऑफ I2, 4.8 इज द वैल्यू ऑफ I2, और I2 मैंने इसमें माना था तो इसके अंदर करंट 4.8 एम्पियर की होनी चाहिए। चेक करते हैं, तो R3 के अंदर करंट
4.8 एम्पियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये 4.8 एम्पियर है, अब सिमेट्री से देखें तो ये और ये पॉइंट सिमेट्री के और बिल्कुल पैरेलल में आए थे, तो इसके अंदर 2.4 एम्पियर की करंट होनी चाहिए। अगर इसमें 2.4 एम्पियर की करंट होनी चाहिए तो इसमें भी 2.4 एम्पियर की करंट होनी चाहिए, 2.4 एम्पियर की करंट होनी चाहिए। देखते हैं आगे, तो इसने बोला R5 के अंदर 2.4 एम्पियर की करंट, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब डी इज द करेक्ट आंसर, ये 2.4 तक पहुंच चुके हैं अपन, ठीक है। यहाँ 7.2 है, यहाँ 4.2 है, तो इसका मतलब रिमेनिंग करंट 2.4 होनी चाहिए और सिमेट्रिक में आधी आधी बटनी चाहिए, तो इसका मतलब इधर से 1.2 जानी चाहिए, उसमें भी 1.2 एम्पियर करंट जानी चाहिए, तो इसका मतलब 1.2 बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये ABCD इज द आंसर। इसके अंदर अपना आंसर देखेंगे तो कितना होगा, ABCD, ठीक है। तो ये ठीक क्वेश्चन था, अपने पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री यदि लगाएंगे तो अपने पास ये क्वेश्चन जल्दी हो रहा था। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोलोनाइड दिया हुआ है, सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हमेशा सोलोनाइड के एक्सिस के अलोंग होगी, और एक्सिस के अलोंग सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड अपन बोल सकते हैं μ0 × Ni होती है, ठीक है। और इसके लूप दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब लूप के अंदर क्या आएगा, एक इंड्यूस करंट आएगा, और उस इंड्यूस करंट की वजह से लूप विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा NiA के, और मैग्नेटिक मूवमेंट यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और इसने लिस्ट 2 के अंदर टॉर्क की वैल्यूज दी हुई है, और लिस्ट 1 में कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ये दिया हुआ है। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं, तो मैंने बोला कि पहले अपन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज NiA, तो इसका मतलब अपने को n का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, I का वैल्यू मुझे निकालना होगा, ये इंड्यूस करंट होगा, और एरिया उसका जिस डायरेक्शन में उसको अपन K एक्सिस है, तो एरिया इज इन K डायरेक्शन, तो मुझे I निकालना है। अगर I निकालना है तो वो इंड्यूस करंट की वजह से है, तो इसका मतलब I कैन बी रिटन एज 1/r टाइम्स ऑफ d∅/dt, और d∅/dt लेंस लॉ के अकॉर्डिंग माइनस भी होना चाहिए, तो माइनस ऑफ d∅/dt। फाई का वैल्यू की बात करें तो फाई का वैल्यू जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए B.A के बराबर। अब अपने को B पर सारी की सारी बात आ गई, तो B की वैल्यू लिखते हैं। तो सोलोनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सोलोनाइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 × Ni, और यहाँ पर अपने पास μ0 की जगह तो μ0 ही आया, नंबर ऑफ टर्न इज स्मॉल m, ये अपने को पिछले कुछ दिया हुआ है। देखिए, द सोलोनाइड हैज m टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सोलोनाइड का m टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो m टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n की जगह ये रख दिया और I की जगह ये रख दिया। अब मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड का इसकी डायरेक्शन दी हुई है, इसकी डायरेक्शन की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में 1/√2 sin ωt j और cos ωt k, और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1/√2 हो गया, ठीक है, sin ωt j, ठीक है, sin ωt j और cos ωt k में है। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, लेकिन मुझे फ्लक्स चाहिए B.A, और मेरा जो एरिया वेक्टर है कॉइल का, एरिया वेक्टर z एक्सिस के अलोंग है, तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज A0 K। अगर एरिया वेक्टर मेरा A0 K आ गया तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू आ गया होगा, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा μ0 Mi/√2 A0 cos ωt। देखिए, μ0 Mi 1/√2 A0 और k डॉट k अपना 1 हो जाएगा और k डॉट j अपना 0 हो जाएगा, तो इसका अलग ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया। d∅/dt करेंगे तो d∅/dt करेंगे तो μ0 Mi, ठीक है, A0 ओमेगा sin ωt, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है, और d∅/dt का एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डिवाइडेड बाय R इज द करंट। अब इस करंट को यदि ये मेरे पास करंट का वैल्यू आ गया, अगर ये करंट का वैल्यू आ गया तो इस करंट की वैल्यू को मैं अगर एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा μ0 Mi
ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ए नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, बाय आर, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ के। अब मेरे पास लेकिन उसने टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क कैन बी रिटन एज, टॉर्क होगा वो कैसे लिखा जाएगा, m क्रॉस b से लिखा जाएगा। टॉर्क की वैल्यू m क्रॉस b से लिखी जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर एक k आ रहा है, यहाँ भी k आ रहा है, तो k क्रॉस k जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, m क्रॉस b, तो k क्रॉस j वाला टर्म बनना चाहिए। अगर k क्रॉस j वाला टर्म बनना चाहिए तो इसका मतलब k क्रॉस j इज माइनस ऑफ i, तो ये मेरे पास बन जाना चाहिए म्यू नॉट का स्क्वायर m स्क्वायर i स्क्वायर 1/√2, और इसका भी 1/√2 आएगा। एक √2 अपना छूट गया है क्योंकि d∅dt के अंदर ये √2 था, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसका √2 छूट गया था, तो म्यू नॉट i स्क्वायर अपॉन 2r, √2 और √2 का 2 और r बन गया, ठीक है। i स्क्वायर हो गया ओमेगा, ओमेगा भी स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि मेरे पास करंट के अंदर भी मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर भी ओमेगा आ रहा है, ठीक है, और इसका ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर में नहीं आ रहा, यहाँ साइन ओमेगा टी है और अपने पास के क्रॉस जे कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है। और के क्रॉस जे कर रहे हैं क्योंकि एम क्रॉस भी निकाल रहे हैं, के क्रॉस जे इज माइनस ऑफ आई, सॉरी माइनस ऑफ आई। अब यहां से अपन देखते हैं, उसने म्यू नॉट स्क्वायर दिया हुआ है, म्यू नॉट स्क्वायर दिया हुआ है, एम स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया का स्क्वायर मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का था वो एरिया का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब अपने पास म्यू नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा बाय 2r, म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2r, ये पूरी टर्म की वैल्यू उसने अल्फा दी हुई है, ये पूरी टर्म की वैल्यू अल्फा दी हुई है, और साइन स्क्वायर π/6 ओमेगा यदि यहाँ पर रख देता हूँ, माइनस आई मेरे पास सही π/6 ओमेगा यदि मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये α/4 माइनस आई आना चाहिए, तो α/4 माइनस आई आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा पहले का α/4 मतलब इसका आंसर Q मैच होना चाहिए। Q हमारे दो ऑप्शन में, ए में और सी में। अब मुझे फोर्थ को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि फोर्थ में एक में T दिया हुआ है और एक में R दिया हुआ है, तो अपन देखें तो फोर्थ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साइन इज रिप्लेस्ड बाय कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी इज रिप्लेस्ड बाय साइन ओमेगा टी। तो अब अपन सिर्फ चेंजेस की बात करते हैं, तो यहां पर मेरे पास साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, और मेरे पास कॉस की जगह साइन आना चाहिए, सही। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है। जब इसको के से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो के डॉट के आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो के डॉट के मेरे पास 1 आना चाहिए, तो मेरे पास ये जो कॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन आना चाहिए, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस आएगा, लेकिन एक बढ़िया बात यहां पर गलती हो सकती थी, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन तो क्या आया था, माइनस ऑफ साइन होता था और माइनस d∅/dt लगाना था, यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही होगा और माइनस ऑफ d∅/dt लगाऊंगा तो एक माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और मेरा साइन किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, ठीक है क्या। तो अब मेरे पास वैल्यू करनी है, तो इसका अलग के क्रॉस, दोबारा देखेंगे तो के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, के क्रॉस ये आएगा, तो इसका अलग साइन और कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो इसका अलग ये वाला जो फंक्शन आना चाहिए ये कॉस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाना चाहिए,
ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और के क्रॉस जे इज आई माइनस आई, लेकिन मेरे पास ये डिफरेंशिएशन का माइनस डी फाई बाई डी टी का एक और माइनस पर रखा हुआ है, तो माइनस आई की जगह ये प्लस आई हो जाना चाहिए। ठीक है, के क्रॉस जे इज माइनस ऑफ आई, और माइनस मैग्नेटिक मोमेंट का कैसे, क्योंकि करंट माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बाई आर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। तो ये अपने पास कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया होगा। अब मैं लास्ट के ये टर्म्स हटा देता हूं, अब मेरे पास ये चीज होगी अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आई में कन्वर्ट हो चुका है। ये वाली चीज पाई बाय 6 होगी, तो पाई बाय 6 ओमेगा ये कट जाएगा, तो पाई बाय 6 रूट 3/2, तो इसका अलग रूट 3/2, ये अल्फा ही है, तो इसका अलग रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू अल्फा आई इज द आंसर। तो इसका अलग ये हो जाना चाहिए 3/4 अल्फा, ठीक है, 3/4 अल्फा, लेकिन आई में आंसर, तो आई में अपने पास आंसर कौन सा हुआ, आर, तो इसका अलग इस वाले का आर आना चाहिए। अब अपन ऐसा देखें जिसमें 1 में क्यू और 4 में आर है, तो वो अपने पास आंसर कौन सा दिख सकता है, 1 में क्यू और 4 में आर, तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास सी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो गया सी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। लिस्ट 1 डिस्क्राइब 4 सिस्टम ईच विथ 2 पार्टिकल ए एंड बी, रिलेटिव मोशन है, ठीक है, और अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, एट टाइम π/3 सेकंड पर निकालनी है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो A and B are moving on a horizontal circle of radius 1 meter with uniform angular velocity omega. Initial angular positions t is equals to 0 पर एक की 0 और एक की π/2 दी हुई है, दोनों का ओमेगा सेम है, इसका मतलब दे विल ऑलवेज मूव एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमेंगे। तो इसका मतलब अब अपने को π/3 सेकंड पे पूछा है, तो π/3 सेकंड पे यदि पूछा है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री ए आगे हो चुका होगा। अगर ये 60 डिग्री आगे हो चुका होगा तो बी भी 60 डिग्री आगे हो गया होगा, और ए और बी के बीच में एंगल हमेशा क्या बना रहेगा, 90 डिग्री। इसकी वेलोसिटी v इस साइड होगी और इसकी वेलोसिटी v इस साइड होगी। इसका मतलब अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यदि अपन निकालें और इन दोनों के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री है, तो इसका और दोनों की स्पीड भी सेम होगी क्योंकि ओमेगा सेम दिया हुआ है, और आर का वैल्यू अपने पास 1 मीटर है, तो मतलब स्पीड 1 ही है। तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 90 बिकॉज एंगल बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज 90 डिग्री। तो आंसर होना चाहिए √2 टाइम्स ऑफ v, और v का वैल्यू ओमेगा इंटू आर, तो आंसर होना चाहिए √2। ये एक इजी क्वेश्चन था। तो इसका लाइक यदि यहाँ से अपन देखें तो √2 अपने पास s आ रहा है, ठीक है, s आइधर b में दिख रहा है या c में दिख रहा है, तो इसका मतलब b और c में से अपने को एक को चेक करना पड़ेगा। अब उन्होंने 3 में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, 3 में अलग दिया, 2 में भी अलग दिया, मैं 3 कर लेता हूँ। तो इसका अलग 3 में q और r में से अपने को देखना है, ठीक है, 3 में q और r में से अपने को देखना है। यहाँ से यदि अपन देखेंगे तो x0 t साइन ओमेगा t, तो ये एक SHM की इक्वेशन है, a0 साइन ओमेगा t, तो ये एक SHM की इक्वेशन है, t इज इक्वल्स टू π/2, मतलब ये कॉस की इक्वेशन है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है, बी पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है, ठीक है, इनिशियली इट वाज एट दिस पोजीशन, बी पार्टिकल, ए अपनी मीन पोजीशन से चालू हो रहा है, ए जो है, ए पार्टिकल जो है वो SHM में मीन पोजीशन से चालू हो रहा है, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है, ठीक है, ए मीन पोजीशन से चालू हो रहा है। इसका मतलब यहां से यदि अपन देखें तो इसका π/3, तो फेज एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी से यदि अपन देखें तो फेज एंगल जो हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू इज 1/T0, ठीक है, T0 का वैल्यू कितना दिया इसने, 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 इज दी ओमेगा, और टी का वैल्यू यदि देखेंगे तो π/3, तो बोथ द पार्टिकल विल कवर अ फेज डिफरेंस ऑफ π/3, मतलब 60 डिग्री कवर करेंगे, 60 डिग्री कवर करेंगे, तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन से 60 डिग्री का फेज कवर किया, तो इसका ये यहाँ पर आ गया होगा, इसका ये 30 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। तो पार्ट वेलोसिटी ऑफ बी कैन बी रिटन एज a ओमेगा कॉस ऑफ 30,
ए ओमेगा कॉस ऑफ 30, ए का वैल्यू इज एक्स नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू इज 1, ओमेगा इज ऑल्सो 1 और cos 30 की वैल्यू यदि हम देखेंगे तो cos 30 कैन बी रिटन एज √3/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब b की वेलोसिटी √3/2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है। आपने बोला इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 डिग्री, तो इसका मतलब 60 डिग्री फेज ऑफ 60 डिग्री सॉरी, तो इसका मतलब फेज ऑफ 60 डिग्री का मतलब हो गया इसकी वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ऑफ 60 हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी 1/2 मीटर पर सेकेंड बोला जा सकता है। इसकी वेलोसिटी 1/2 मीटर पर सेकेंड इधर है, इसकी वेलोसिटी √3 मीटर पर अपोजिट डायरेक्शन में, और अपने को रिलेटिव निकालना है, VA माइनस VB करना है। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो VA प्लस VB बन जाएगा, VA प्लस VB बन जाएगा। तो इट विल बी रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ 3 + 1, ठीक है, रूट ऑफ 3 + 1/2 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसमें आपका पास सी आंसर आ जाएगा। तो सी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए, तो अगर अपन ने 2 में ही कर लिया तो बाकी और अपने को चेक करने की जरूरत थी नहीं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये एक और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। यदि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है और अपने को 4 डिफरेंट प्रोसेस दिए हुए हैं, 4 डिफरेंट प्रोसेस दिए हुए हैं, अपन कोई से भी प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे फर्स्ट के अंदर TSPQ, यदि मैं 1 को सॉल्व करूं तो 1 को सॉल्व करने से ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 1 को सॉल्व करने से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब Q = W प्लस ऑफ डेल U लिखा जा सकता है, Q = W प्लस डेल U लिखा जा सकता है। Q का वैल्यू यहाँ पर अपन बोले तो उसको स्टेट चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब Q का वैल्यू अपन यहाँ से लिखना चाहिए m × L। तो m × L की वैल्यू यदि देखेंगे तो इसका मतलब m इज 10⁻³ लेटेंट हीट का जो वैल्यू आ रहा होगा वो अपने पास आएगा 2250, ठीक है। तो इट कैन किलो जूल पर kg में ही दिया हुआ है, 10⁻³ से यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q कैन बी रिटन एज 2.25 ऑफ किलो जूल, 2.25 ऑफ किलो जूल अपने पास Q का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब अपन वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन इसने बोला है कि एट अ प्रेशर ऑफ इतना, इसका मतलब प्रेशर अपने पास कांस्टेंट दिया हुआ है, तो P × ΔV से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो P × ΔV से यदि सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास दिया हुआ है प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 10⁵, 10⁵ दिया हुआ है, और ये अपने पास 10⁻⁻6 ऑर्डर में आ रहा है। तो इसका मतलब किलो जूल की वजह से मैं 10⁻³ से इसको डिवाइड ही कर देता हूँ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में आएगा, और ये अपने पास 10⁻³ माइनस ऑफ 10⁻⁻6 के ऑर्डर का जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो ये बन जाएगा 10⁻², ठीक है, और ये अपने पास 1/1000 × 10⁻³ बनेगा। तो इसका मतलब 1 - 1/1000, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास आएगा 10⁻⁻1, ठीक है, अपॉन 999, ठीक है, अपॉन 1000। किलो जूल में मैं पहले ही कन्वर्ट कर चुका था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.999 किलो जूल। तो इसका मतलब मेरे लिए Q का वैल्यू आ गया 2.25 किलो जूल। यहाँ पर मेरे पास इसके लिए वैल्यू आ गया 0.999 किलो जूल, ठीक है, 0.09, ठीक है, 0.09 हो जाएगा ये, क्योंकि 10⁻³ इधर भी था तो 10⁻⁻1, और यहाँ पर एक 1000 था, तो 0.09। तो इसका मतलब 0.01 नियरली सब्ट्रैक्ट कर दें, 0.01 यदि नियरली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया अपने पास ΔU का वैल्यू आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर ऑफ 1 इज 2 किलो जूल। अगर 2 किलो जूल 1 का आंसर है तो ऐसा 1 में T, 1 में S, 1 में P, तो ओनली C कैन बी द आंसर। तो इसका आंसर C हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा? C होगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां पर अपने को कुछ सिस्टम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ऑब्जेक्ट इसमें 20 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, ठीक है। तो यदि अपन यहां से निकालें तो ये इसका फोकल लेंथ +10 दिया हुआ है, फोकल लेंथ +10 दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F।
तो इमेज भी कितने पे बननी चाहिए, 2f पर बननी चाहिए। इमेज 2f पर बननी चाहिए तो यहाँ से डिस्टेंस अपने पास आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये एक वर्चुअल इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f। वर्चुअल इमेज के लिए करेगा या रे की डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो प्लस लिखना चाहिए, तो माइनस ऑफ 1/5 डिस्टेंस ये, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी वो 15 की आएगी, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ जो हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो अगेन 15 की हो जाएगी, तो प्लस 15 की। तो 1/v कैन बी रिटर्न एज 2/15। तो इसका मतलब यहाँ से यदि अपन देखें तो इसका मतलब v का जो वैल्यू आना चाहिए वो 7.5 आना चाहिए प्लस में, 7.5 प्लस में आना चाहिए, वो भी लेंस 2 से। और तो इसका मतलब टुवार्ड्स राइट आना चाहिए। देखते हैं, तो इसने बोला 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2, तो इसका मतलब ये चीज़ सही है। तो आइदर आंसर ए हो सकता है और आंसर सी हो सकता है। हमें इसमें और चेक करना पड़ेगा, तो हम एक और चेक कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड चेक करूंगा तो मुझे आंसर मालूम चल जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड में अगेन सेम सिचुएशन है। अगेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 में तीनों में सेम सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये इसके लिए 2f है, तो इमेज भी किस पे बननी चाहिए, 2f पर बननी चाहिए, मतलब अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर इमेज 20 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए तो वापस सेम है, बस फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव हो गया और चेंज भी हो गया। तो मैंने बोला फॉर 2 अगर अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर डाइवर्जिंग लेंस, मतलब लेंस 2 के लिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लेंस 1 तो मैंने डायरेक्ट ही देख लिया, ठीक है। ये लेंस 2 के लिए अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 1/v की जगह 1/v रहा। u का वैल्यू यहाँ से 5 है, तो इसका मतलब ये वाला u का वैल्यू जो आएगा ये 15 सेंटीमीटर पर आएगा। अगर u का वैल्यू 15 सेंटीमीटर पर आएगा तो 1/v माइनस ऑफ 1/15 माइनस ऑफ 1/15। फोकल लेंथ की बात करें अपन, तो फोकल लेंथ की वैल्यू इसकी माइनस ऑफ 1/10 है। फोकल लेंथ इसकी माइनस ऑफ 1/10 है, तो 1/v कैन बी रिटर्न एज 1/15 माइनस ऑफ 1/10। तो इसका मतलब 30 अपने लिए आंसर हो गया। 30 आंसर हो गया, तो इसको 2 माइनस 3, तो इसका मतलब v का वैल्यू माइनस ऑफ 30 आ रहा है। v का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 30। माइनस ऑफ 30 मतलब रे के अपोजिट साइड जाना चाहिए, मतलब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो माइनस साइन शोज अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, मतलब इस जगह से अपना पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस 2, तो R इज द करेक्ट आंसर। तो अपने को P भी मिलना चाहिए और R भी मिलना चाहिए सेकंड में, तो A इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर अपना क्या हो जाना चाहिए, A हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन 18 अपना खत्म हुआ।